गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आप सब लोग कैसे हैं और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे लास्ट वीडियो हमने फंडामेंटल राइट्स पे बनाई थी और इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आज ही मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन आंसर जो बाकी रह गए उनको कंप्लीट कर दूँ मैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। जो यूनियंस एग्जीक्यूटिव होती है, जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव होती है, उसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इट आल्सो इंक्लूड द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इट मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? पीएम प्लस सीओएम। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। आर्टिकल 53 क्या बोलता है उसके बारे में देखिए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की और एक्सरसाइज कौन करता है? बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स के थ्रू सबॉर्डिनेट टू हिम। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट किए गए हैं ऑफिसर्स उनके थ्रू वो पावर्स का एक्सरसाइज करता है। और कौन कौन से ऑफिसर्स हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके अंडर में काम करते हैं, जो वो उनके थ्रू वो पावर्स का यूज करते हैं। इलेक्शंस देखिए, ईजी है। इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज इज अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्शंस होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितने प्रोपोर्शन में वोट डले हैं, प्रोपोर्शन आपने मैथ में पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन, ये दो बिंदी होते हैं प्रोपोर्शन के, इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी पहले की मेरी पॉलिटी की वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें समझाया भी है। इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन कौन है? एक तो याद रखिए बस, इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर चाहिए देश में कहीं का भी इलेक्टेड मेंबर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का और पार्लियामेंट का। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट, अब विधान परिषद होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, तो वो पार्टिसिपेट, जैसे 12 मेंबर जो नॉमिनेट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट जो इलेक्टेड हैं स्टेट में। इनडायरेक्ट मेथड इज अडोप्टेड बिकॉज द साइज ऑफ इलेक्टोरल इज टू इंडिया इज टू बिग। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज किया गया है क्योंकि इनके पास एक तो पावर भी नहीं है, कंप्लीट पावर नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वुड मीन ए ट्रीमेंडस लॉस ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो बहुत सारा लॉस होता, बहुत सारा, ट्रीमेंडस मतलब बहुत सारा अमाउंट में, टाइम का वेस्ट होता, मनी का और एनर्जी का। तो एक तो इनके पास डायरेक्ट मतलब पावर नहीं होती, मतलब डायरेक्ट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराने का कोई फ़ायदा नहीं था। और उसमें पार्टिसिपेट करा भी देते तो बहुत सारा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होती, जिसकी की ज़रूरत नहीं थी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो ये इसलिए ये सब सोच के इनडायरेक्ट इलेक्शंस ठीक लगा। प्रोसीजर्स क्या है इलेक्शंस के? आर्टिकल 55, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो वही है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिक्योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त करनी होगी। एनविशेज कोटा सिस्टम्स, द कोटा इज 50% प्लस वन ऑफ द वोट। तो यहाँ पे कोटा सिस्टम वो उनको लेना पड़ेगा। 50% कोटा होता क्या है? 50% प्लस वन। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कोटा सिस्टम का इस्तेमाल करेगा पड़ेगा। वेरी स्टेट आर इनक्वल इन पॉपुलेशन, तो किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा है तो किसी स्टेट की कम है, जैसे राजस्थान की कम है। द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म असेंबली की स्ट्रेंथ अलग अलग है। वोट कास्ट बाई डिफरेंट एमएलए इन डिफरेंट स्टेट आर डिसाइडेड बाई डेफिनेट फार्मूला। तो एमएलए की जो कास्टिंग पावर होती है, मतलब एक एमएलए की वोट किसके इक्वल होगी, वो देखिए उसके हिसाब से माना जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। अब जैसे
हरियाणा से देखिए आप 2.5 करोड़ पॉपुलेशन हरियाणा की ऑलमोस्ट, और वहाँ पे सीट कितनी है 90, इंटू में 1000 कर दो आप, इंटू में 1000, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 MLA की वोट की पावर आ जाएगी। इन दिस मैनर द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड बाई ऑल MLAs आर काउंट। तो जो MLA जिसको वोट देगा वो टोटल वोट मानी जाएगी। मान लो एक कैंडिडेट है, उसको 2 वोट आई, 2 MLA ने वोट की, तो उसकी एक के MLA की वोट की पावर थी 1 लाख, एक MLA की वोट की पावर थी 2 लाख। तो प्रेसिडेंट को कितनी, इस कैंडिडेट को कितनी आई जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा था, 3 लाख, लेकिन MLA 2 ही ने वोट की, ठीक है। तो इस हिसाब से वोटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, एक कैंडिडेट है, उसने 3 MLA ने वोट की वहाँ पे, लेकिन एक MLA की वोट थी 50,000, एक MLA की वोट थी 75,000, एक MLA की वोट थी 25,000। यहाँ पे MLA यहाँ पे देखिए 2 थे, लेकिन 3 लाख वो ले गया। यहाँ पे 50 और 150, 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख वोट मिली। लेकिन यहाँ पे MLA 3 ने दिया, लेकिन वोट 1.5 लाख मिली। यहाँ पे 3 MLA 2 थे, यहाँ पे 3 लाख। तो ये आगे है, मतलब ये कैंडिडेट पीछे है। 1 मिनट होल्ड रखना, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते दोबारा से। तो ये कैंडिडेट पीछे है, ये कैंडिडेट पीछे है, लेकिन MLA इसके पास 3 थे, लेकिन वोट, तीनों MLA की वोट की पावर कम थी। यहाँ पे MLA 2 ही हैं इसके पास, ठीक है, लेकिन इसके कैंडिडेट की वोट की पावर ज़्यादा थी, तो ये MLA क्या है, जीत में है, ठीक है। तो ये MLA विनर है। These vote will be divided by the total number of elected MP of both the House of Parliament and each MP। तो MP के वोट की भी पावर होगी, ठीक है। Thus MP will have the number of vote decided by following formula। तो MP के वोट की पावर देखिए अब यहाँ पे, total vote casted by all MLA total number of elected MP। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कास्टेड बाई ऑल MLAs, जितने भी MLAs हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MP, ठीक है। तो जितने भी MPs हैं उन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक MP की वोट की पावर आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो टोटल MLA की वोट की जो पावर आई है वो कितनी आई है, 5,43,000, ऐसा कुछ हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, 231, ठीक है। इतने MLA की वोट की पावर आई है, ठीक है। यहाँ से फिर से देखिए 5,43,000 एंड ये मान लेते हैं हम 231 मान लेते हैं, 231। और यहाँ पे टोटल MLA कितने हैं, MP कितने हैं, यहाँ पे जितने MP की वोट, MLA की वोट की पावर है, मतलब एक एक वोट की, मान लो हरियाणा के 90, और 2.5 करोड़ को 90 से और डिवाइड बाई 1000, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो एक MLA की वोट की पावर आई। ऐसे 90 से मल्टीप्लाई, जितने भी देश में जितने भी वोट हैं हम हर एक MLA की, उसकी मान लो 5,47,000, लगभग ऑलमोस्ट इतनी आती है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान के चले फिर भी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई अपने MP कितने हैं, 776, ठीक है। 250 प्लस 543, 543 प्लस में 250, 245, ठीक है। तो ये 5 3 8 और 4 4 8, 5 6 7, 788, ठीक है। और इसमें से 12 नॉमिनेट हटा दो, 788 में से 2 गए तो 86, 776। तो ये हमारे MP जो नॉमिनेटेड होते हैं, खाली नॉमिनेटेड मेंबर हम लेते हैं, नॉमिनेटेड MP। तो उसको 776 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो कितनी आएगी, 700 के आसपास आएगी, 776 के आसपास आती है, 700 के पास आती है राउंड ऑफ में। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो ये होती है एक MP के वोट की पावर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला यूज टू गिव वेट टू पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। जो पहला फार्मूला है वो वेट देने के लिए है पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। सेकंड फार्मूला यूज टू ब्रिंग ए पार्टी बिटवीन वोट ऑफ ऑल MLA एंड दोज ऑफ ऑल MP। तो सेकंड फार्मूला यूज होता है MLA और MP के वोट की, मतलब पावर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या है, सिटीजन होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वालिफाइड होने चाहिए वो द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा इलेक्शंस के मेंबर के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है राज्यसभा, तो वो गलत हो जाएगा। अगर राज्यसभा होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटीज़। कोई भी ऑफिस में काम नहीं करने चाहिए, कहीं कर रहे हैं तो वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा। किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, अगर किसी हाउस के मेंबर है तो वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा। टर्म देखिए 5 साल की होती है, ठीक है, जब ऑफिस में एंटर करते हैं। एलिजिबल फॉर री-इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हैं, जैसे अमेरिका में केवल 2 बार हैं, इंडिया में नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कैन बी टर्मिनेट इधर ऑफ 2 वे से टर्मिनेट कर सकते हैं उनको। रेजिग्नेशन किसको देंगे, राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। रिमूवल ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के द्वारा भी हो सकता है। अब देखिए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर और वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो हेड होते हैं एक तो एग्जीक्यूटिव पावर का यूनियंस के, किसी भी आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट को जो भी वो पावर का यूज़ कर रहे हैं। इंजॉय सर्टेन पर्सनल एंड लीगल इम्यूनिटीज़ आर्म्ड विद एनॉर्मस पावर। पर्सनल और लीगल इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं उनको, जैसे उनको जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है, कोई मर्डर वगैरह केस में, क्रिमिनल केस में, और सिविल केस में कम से कम 6 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। एनॉर्मस पावर है उनके पास आर्म्ड से रिलेटेड, जैसे वो CDS से भी ऊपर होते हैं, मतलब तीनों आर्मी के हेड होते हैं। अब देखिए पावर का क्लासिफिकेशन भी कर रखी है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, मिसलेनियस। तो ये सब पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर और वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर डायरेक्टली और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट। तो ये आपको बात बता दी है कि पावर को डायरेक्टली और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट यूज करते हैं। सुप्रीम कमांड होते हैं डिफेंस फोर्स के, तो मैंने बता दिया तीनों फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं ये, ठीक है। आर्टिकल 72 क्या करता है, पार्डनिंग की पावर देता है। पार्डन मतलब किसी को सज़ा मिली हुई है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट मिली है तो उसको पार्डन माफ़ करवा सकते हैं, रिप्राइव करवा सकते हैं, रेस्पाइट करवा सकते हैं, रिमिशंस करवा सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि रिप्राइव रेस्पाइट क्या है। टू रिमिट और कोम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। तो कोई भी किसी भी टाइप की वो मिली हुई है सज़ा, तो उसको रिमिट और कोम्यूट करवा सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में। अपॉइंट पीएम को अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ पीएम, मेक द अदर अपॉइंटमेंट ऑफ लाइक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, CJI को अपॉइंट करते हैं, और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। मेंबर ऑफ UPSC को अपॉइंट करते हैं, इलेक्शंस कमीशन को अपॉइंट कर, गवर्नर ऑफ स्टेट को, चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी को अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अंडर हिज ड्यूटी। जो भी साइन वगैरह होते हैं उनके लास्ट में किसके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो और कोई भी एग्जीक्यूटिव काम होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, उनके लास्ट में, कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, लास्ट में साइन किसके नाम के होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम के होते हैं। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है, और उनको बनाता कौन है, लेजिस्लेचर बनाती है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट अ नेशन ऑफ आइज ऑफ फॉरेन कंट्री। देखो ये वही बात आ गई, लास्ट में साइन किसके होंगे, प्रेसिडेंट के। तो फॉरेन कंट्री के कोई भी हमने डील वगैरह की है तो उसमें लास्ट में साइन प्रेसिडेंट के माने जाएंगे। लेकिन वो लीगल नहीं है, बाउंड नहीं है कोर्ट को कि भाई इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। सेंड एंड रिसीव एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक एजेंट फ्रॉम अदर कंट्री। एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं। वार और पीस किसके नाम पे डिक्लेयर होती है, इनके नाम पे डिक्लेयर होती है, प्रेसिडेंट के। कैन इश्यू डायरेक्टिव टू द स्टेट गवर्नर्स इन सर्टेन एग्जीक्यूटिव मैटर्स। ये देखिए डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट गवर्नर को, ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है। तो इससे क्या मतलब हुआ, स्टेट गवर्नर एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक आदमी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की कम सुनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा सुनता है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा है केजरीवाल और LG के बीच में डिस्प्यूट रहता था। यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडर सर्टेन कंडीशन ही कैन रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ठीक है, लास्ट में साइन किसके होते हैं जब इनको रिमूव करना है, तो
सुप्रीम कोर्ट, अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर इनको रिमूव करना है तो ठीक है प्रेसिडेंट के साइन होंगे। रिमूव चेयरमैन मेंबर ऑफ द यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमूव करना है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इनको सिलेक्ट कौन करता है? आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ ये ज़रूर है, प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो आप आंसर खुद खोज करिए। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर, अब एग्जीक्यूटिव पावर तो थी, अब लेजिस्लेटिव पावर के बारे में करते हैं। इंट्रीगल पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अब ये किसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई बिल लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया और लास्ट में साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। तो क्या हो गया कि इंट्रीगल पार्ट हो गए। असेंट टू पास एनी मनी बिल बाय पार्लियामेंट टू बिकम लॉ, ठीक है। तो मनी बिल जो होगा ना वो पास किसकी उससे होगा, मतलब पास होगा तो पार्लियामेंट टू बिकम लॉ, जब प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे तो ही वो लॉ बनेगा। सम्मन्स प्रोरोग एंड द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन डिजोल्व द लोकसभा, ठीक है। सम्मन्स देते हैं, प्रोरोग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोरोग करते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। अब सम्मन्स क्या होता है? सम्मन्स मतलब बुलावा, प्रोरोग मतलब स्थगित कर सकते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डिजोल्व कर सकते हैं लोकसभा को। सिलेक्ट नॉमिनेट मेंबर इन लोकसभा, नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के मेंबर को, जैसे 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे पहले, आजकल नहीं होते हैं ये, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। डिजोल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिजोल्व भी कर सकते हैं जब चाहे, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि भाई फिर डिजोल्व कर क्यों नहीं देते, इतनी पावर है तो पावर दिख क्यों नहीं रही? लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे तभी कर सकते हैं, अदरवाइज खुद के डिसीजन से नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव पावर में और देखिए, प्रायर असेंट चाहिए प्रेसिडेंट की बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई बिल आ रहा है तो उसकी प्रायर किस में असेंट चाहिए, किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। वो मैं बिल बताऊंगा अभी। ही में विद्रो विद हेल्ड हिज असेंट और मी रिटर्न द बिल टू द हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन ऑन लाइन सजेस्टेड बाय हिम। कोई बिल आया है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गए, विद हेल्ड कर सकते हैं, अपनी अपनी साइन करने से विद हेल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं बिल को कि भाई वापस लोकसभा में भेजो इस बिल को। लेकिन वो बिल वापस घूम फिर के अब प्रेसिडेंट के पास आ गया, तब उनकी पावर कुछ नहीं रहती। अच्छा प्रायर असेंट से आप समझ रहे होगे, जैसे पहले कोई स्टेट है, मान लो यूपी है, ये यूपी के 4 टुकड़े करने हैं तो इसमें पहले प्रायर असेंट, इस बिल को लाने से पहले प्रायर असेंट लगेगी प्रेसिडेंट की, तो इस टाइप के बिल, ठीक है, उसमें प्रायर असेंट होती है प्रेसिडेंट की। अब ये आ ही गया, देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट नीड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन वहाँ पे लगेगी। टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एक्सरसाइज वीटो ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, वीटो पावर ही होती हैं, जैसे मैंने बताया विद हेल्ड इज असेंट, अपने असेंट को विद हेल्ड कर सकते हैं, रिटर्न दा कर सकते हैं बिल को, तो ये वीटो पावर होगी। फाइनेंशियल पावर देखिए, heavily financially recourse to laid before both the House of Parliament statement of estimate receipt and expenditure of Government of India for that years, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट होंगी वो लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के बाद वो साइन होंगे उसमें लास्ट में, तो ये होगी फाइनेंशियल पावर। सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट करवा सकते हैं। मनी बिल में भी उनकी पावर है, जैसे मनी बिल को प्रायर असेंट की जरूरत होती है प्रेसिडेंट की। एनेक्टमेंट और रिडक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह भी कम करवा सकते हैं। अमेंडमेंट और अबोलिशमेंट ऑफ एनी टैक्स, अमेंडमेंट कर सकते हैं, अबोलिश कर सकते हैं किसी भी टैक्स को, फाइनेंशियल। लेकिन ये सब वही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इशारे पे करेंगे सब काम। लेड बिफोर पार्लियामेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी होती है पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें लास्ट में साइन फिर प्रेसिडेंट के होते हैं। रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनियन यूपीएससीज, तो रिकमेंडेशन देते हैं यूपीएससी ने जो रिपोर्ट वगैरह दी हैं, तो ये देखिए जो भी डिपार्टमेंट होता है हर साल अपनी हर फाइनेंशियल में रिपोर्ट देता है, तो उसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट। कंटिजेंसी फंड में फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है, उसमें क्या करते हैं प्रेसिडेंट के
रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है अगर उससे पैसा निकालना। अब कंटीजेंसी फंड क्या होता है, कोई इमरजेंसी में कोई सिचुएशन आ गई, जैसे देश में बाढ़ आ गई तो वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, वो एक सिक्योर मनी रखी जाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे निकाले सके, तो वहाँ प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, वही बात आ गई फिर। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होते हैं ये सब काम। ये आपको दिख रही हैं प्रेसिडेंट की पावर है, लेकिन ये असलियत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर है, ठीक है। जुडिशियल पावर बहुत सारी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे एनॉर्मस, इन्होंने भी लिखा है एनॉर्मस जुडिशियल पावर, ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, पार्डन में बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, रिप्राइव देखिए, ठीक है, रिप्राइव कैंसल और पोस्टपोन द पनिशमेंट, ठीक है, पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, पनिशमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पाइट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे सकते हैं और रिलीफ दे सकते हैं। रीमिशंस ऑफ पनिशमेंट, कैंसिलेशन ऑफ डेप्ट चार्ज और पेनल्टी, तो यहाँ पे कैंसिलेशंस हो जाएगी जितने भी डेप्ट चार्ज और पेनल्टी हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए रीमिशंस, उसको मिशन में भेजना है, मान लो कोई आर्मी का पर्सन है, उसको पनिशमेंट दे दी गई, उसको मिशन में भेजना है, तो मिशन में भेजना है तो उसकी पनिशमेंट को क्या करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन ऑफ डेप्ट, जितनी पनिशमेंट रहेगी उसको ख़त्म करो भाई, बस यहीं तक थी इसकी पनिशमेंट, तो यहाँ होगी रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। रेस्पाइट रिस्पेक्ट, कोई बूढ़ा आदमी है, ये होते हैं मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, ओल्ड एज हो गया, उनको रिलीफ देने के लिए, ठीक है, उनको रेस्ट देने के लिए, तो वो होता है रेस्पाइट, ठीक है, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, रेस्पाइट। रिप्राइव्स कैंसल और पोस्टपोन द पनिशमेंट, ठीक है, जो पनिशमेंट थी उसको पोस्टपोन कर दिया, पनिशमेंट की भाई हम इसको बाद में, मतलब एक खत कैंसिल कर दिया तो ये तो अलग ही मैटर हो गया, कैंसिल नहीं आएगा यहाँ पे, पोस्टपोन कर दिया पनिशमेंट को कि भाई हम इसको बाद में सज़ा देंगे, 1 साल बाद फांसी की सज़ा देंगे, जैसे ऐसे पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। सस्पेंड, रिमिट और कोम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केस, तो वही कर गया ना कि रिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और कोम्यूट भी कर सकते हैं, कोम्यूट मतलब वही कम कर सकते हैं सज़ा को, ठीक है, सज़ा को कम करना कोम्यूट होता है। जैसे सज़ा को मैं ये बोलूँ थोड़ा कम हार्ड से, मतलब इजी बना देना, कठिन से इजी कर देना, जैसे ये होता है रेस्पाइट में, ठीक है। कोम्यूट मतलब कम कर देना सज़ा को, मतलब कोई हार्ड सज़ा थी उसको कम कर देना, वो कोम्यूट हो गया। पीरियड को कम कर देना, ये किसी को रेस्ट देने के लिए, तो वो हो गया रेस्ट रिस्पाइट। रिमिशंस, पीरियड सज़ा को वहीं की वहीं ख़त्म कर देना, मिशन में भेजना है तो उसका रिमिशंस। रिप्राइव सज़ा को आगे सरका देना, वो हो गया पोस्टपोन रिप्राइव्स, ठीक है। ये होता है सब पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वेयर द पनिशमेंट इज बाय कोर्ट मार्शल एंड इन ऑल केस सेंटेंस इज वन ऑफ डेथ, ठीक है, तो ये किसी भी टाइप की सज़ा हो, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन असली पावर वही बात आ गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है ये। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट क्या है, इज अबो द लॉ से अबो है प्रेसिडेंट, ठीक है, माना गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ से अबो हैं, तो उनके लिए कोई सज़ा वगैरह दी नहीं गई है, फिर भी उनको इम्यूनिटीज़ दी गई हैं क्योंकि वो लॉ से अबो हैं। नो सब्जेक्ट टू द स्क्रूटिनी ऑफ एनी कोर्ट, वहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट के जहाँ पे साइन होते हैं वो पे कोई भी कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आपने यहाँ क्यों साइन किए। जज को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को। आर्टिकल 143, ये याद रखिए, 143 का मतलब हो गया आई लव और यू, ऐसे कर लेना आप, याद करने को I143 ट्रिक से, ठीक है। तो ये किससे प्यार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इस एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार आता है कि आर्टिकल 143 क्या काम आता है। अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर द रूल्स मेड बाई सुप्रीम कोर्ट फॉर रेगुलेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, तो अप्रूवल नेसेसरी है, कोई रूल बनाया है किसी सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेटिंग प्रैक्टिस में चेंज करने के लिए, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट में, तो वहाँ पे अप्रूवल किसकी लगेगी, प्रेसिडेंट की।
इमरजेंसी पावर, अभी कंटीजेंसी फंड के बारे में मैंने बताया था कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना है, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट में बिल पास होगा, सॉरी पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होता, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी पावर, तो ये आपको पता ही होगा, इमरजेंसी पावर 18 में लगती हैं, जब बच्चा इमरजेंसी 18 साल प्लस का हो जाता है तो इमरजेंसी में आ जाता है। इमरजेंसी भी 3 काइंड की होती हैं, ठीक है, राइजिंग वार और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल एग्रेशंस, ठीक है, तो वार के कारण, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको तो बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, NSF, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं इसको, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, ठीक है। इन तीनों में प्रेसिडेंट के अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक है। आप देखिए नेशनल इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन मस्ट लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने इमरजेंसी अगर लगी तो वो वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने रखाना पड़ेगा कि भाई ये इमरजेंसी लगी है। 352 नेशनल इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या आ गई, नेशनल इमरजेंसी, 352, 356 और 360, 352 में क्या आ गई है, नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वैलिड होती है नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनलेस प्रेसिडेंट रिवोक इट, जब तक प्रेसिडेंट रिवोक ना कर दे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर देखिए, प्रेसिडेंट रिवोक नहीं कर देते जब तक ये रहती है। हैट्रिड ऑफ इंटरनल थ्रेटन द वेरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एक को वो दिया गया है कि एक लाइन दी गई है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल थ्रेटन द वेरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंटीग्रिटी और यूनिटी को थ्रेटन कर दिया था 1975 की इमरजेंसी में। इसकी डिटेल्स आपको पढ़नी है तो हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम कभी कराएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो ये थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट रूल ऑफ इमरजेंसी, गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देता है 356 आर्टिकल तो मैं बता चुका, प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेते हैं स्टेट के, किसके, स्टेट के, तो उसी को बोल देते हैं प्रेसिडेंट रूल ऑफ इमरजेंसी, इसीलिए इसको बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल ऑफ इमरजेंसी। गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद सिचुएशन अराइज, तो गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है जो सिचुएशन अराइज हुई, स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दे रखे उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वो बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे इमरजेंसी लगा दो। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव करानी होती है, रिमेन्स इन फोर्स इन 6 मंथ के लिए, और ये 6 मंथ के लिए रहती है। कैन बी एक्सटेंड फॉर अनदर 6 मंथ, और 2 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, मतलब सॉरी 6 मंथ के लिए और बढ़ा सकते हैं। एक्सेप्ट हाई कोर्ट ऑल द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टेकन ओवर बाय द प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जो काम होते हैं उनके अलावा जितने भी काम होते हैं प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिचुएशन अराइज दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन्ड, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मतलब पैसों की दिक्कत आ गई देश को, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। रिमेन्स वैलिड फॉर इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, जब तक प्रेसिडेंट रिवोक ना कर दे। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव करानी होती है। सैलरी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पैसों की कमी है, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी रिड्यूस हो जाती है। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में भी अल्टर्ड, तो रेवेन्यू का जो एलोकेशंस है सेंट्रल स्टेट में, जो सेंटर कुछ पैसा स्टेट को देता है, अलग अलग स्टेट को, जैसे पहाड़ी एरिया को ज़्यादा परसेंटेज देता है, ठीक है, जैसे अब की बार बिहार को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिला था, तो ये क्या हो जाता है वो डिफरेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, एलोकेट कर देते हैं उनको। प्रेसिडेंट में गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, और प्रेसिडेंट डायरेक्शन भी दे सकते हैं स्टेट को कि भाई आप भी एम्प्लॉय की सैलरी को कम करें। यहाँ पे कुछ पावर है मिसलेनियस पावर, ये देखते हैं अब। तो अच्छा ये जो हैं
फाइनेंशियल इमरजेंसी एक पूरा बड़ा टॉपिक है। मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का फुल्का आपको बता दिया कि भाई ये पावर्स हो सकती है इमरजेंसी में, और ये इस टाइप के इमरजेंसी होते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम किसी और चैप्टर में करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गवर्नर, इंस्ट्रक्शन देते हैं गवर्नर को। यहाँ पे मिसलेनियस पावर, गवर्नर किसके इशारों पे काम करता है? प्रेसिडेंट के। रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस फॉर द ओपिनियन। अच्छा 143 आर्टिकल ये मैंने बता ही दिया। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है उस पर ओपिनियंस मांग सकते हैं। अपॉइंट सर्टेन कमीशंस भी अपॉइंट करते हैं, जैसे रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, फाइनेंशियल कमीशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में होती है? प्रेसिडेंट के। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिगार्डेड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट कमीशंस बने हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब कमीशंस बने हुए हैं, उनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आती हैं और उनकी रिपोर्ट किसके अंडर में आती हैं? जो हर फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में है। प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया। रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। यहाँ पे और थोड़ा लिखना भूल गए, हेडेड बाय पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? पीएम। देखिए यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। एक्चुअली एक्सरसाइज द पावर, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम। आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम एज द हेड टू एड द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को एड करते हैं एडवाइस में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ पीपल्स, और हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब देखिए आगे, ठीक है, तो किसी को डाउट है तो ये आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और प्रेसिडेंट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे मैंने लास्ट छोड़ा था, शायद वीडियो दोबारा 1 मिनट रुक गई थी। यहाँ पे मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बार बार वो आ रही थी, प्रेसिडेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बार बार वो आ रहा था नाम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया, और इसकी डिटेल स्टडी हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, और किसी को मतलब डाउट्स वगैरह हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, आप यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी को डाउट हो तो चैनल पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच।